तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, राज्य व्यवस्था क्या है इसी को आज जानेंगे ठीक है। तो चलिए देखते हैं देखिए, राज्य व्यवस्था को इंग्लिश में पॉलिटी कहा जाता है, ये आप लोगों को भली भांति पता है, ठीक है। देखिए, राजनीतिक विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और अरस्तु ये सिकंदर का गुरु था, ठीक है। अरस्तु सिकंदर का गुरु था। अरस्तु सिकंदर का गुरु था और अरस्तु का भी गुरु प्लूटो था, ठीक है। अरस्तु का गुरु प्लूटो था। अगर देखा जाए तो इस तरह से है, तो सुकरात यानी कि सुकरात किसका गुरु था? प्लूटो का। प्लूटो का। और प्लूटो किसका गुरु था? तो ये अरस्तु का गुरु था। अरस्तु का गुरु था। और अरस्तु किसका गुरु था? तो सिकंदर का गुरु था, ठीक है। अरस्तु सिकंदर का गुरु था, यानी कि ये सिकंदर का गुरु अरस्तु था, अरस्तु का गुरु प्लूटो था और प्लूटो का गुरु सुकरात था, ठीक है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये था, ठीक है। अब बोल रहा है फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, यानी कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के जनक यानी कि पिता किसको कहा जाता है? निकोलो डी बर्नार्डो डी मैकियावेली, यानी कि इसको शॉर्ट में हम लोग मैकियावेली के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैकियावेली के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसका फुल नेम देखा जाए तो इसका फुल नेम है निकोलो डी बर्नार्डो डी मैकियावेली, ठीक है। उसके बाद अगर पॉलिटिकल साइंस का ये देखें, पॉलिटिक्स ये ग्रीक शब्द का पोलिस से बना हुआ है, ठीक है। पॉलिटिक्स ग्रीक शब्द का पोलिस से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राज्य यानी स्टेट। और स्टेट यानी कि राज्य व्यवस्था में स्टेट को हम लोग देश के नाम से जानते हैं, यानी कंट्री, ठीक है। कंट्री देखा जाए तो ज्योग्राफिकल देखा जाए तो इसको कंट्री बोला जाता है। अगर कल्चरल देखा जाए तो नेशन बोला जाता है, जिसको राष्ट्र बोलते हैं। कंट्री यानी देश, नेशन यानी राष्ट्र। और अगर पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो इसे स्टेट या राज्य भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जनता निवास करती है और एक निश्चित भूभाग होता है, यानी कि एक निश्चित भूभाग होता है और इसमें एक सरकार जरूर होती है, यानी कि इसका देख रेख यानी चलाने वाली एक सरकार होती है। इसमें संप्रभुता होती है। संप्रभुता यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम आदमी भी आंतरिक तथा बाह्य रूप से किसी भी निर्णय को लेने में स्वतंत्र हो, तो उसी देश को हम लोग संप्रभुता देश भी बोल सकते हैं, जैसे कि भारत है, ठीक है। अगर सरकार प्रणाली को देखें तो सरकार प्रणाली में ये 4 तरह की प्रणालियां हैं, ठीक है। कुलीन तंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, थियोक्रेसी यानी धर्मतंत्र, मोनार्की यानी राजतंत्र और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। अगर एरिस्टोक्रेसी देखा जाए, कुलीन तंत्र, तो इसमें उच्च
कुल के लोग मिल करके सरकार चलाते हैं, ठीक है। अगर धर्मतंत्र की बात करें तो धर्मतंत्र में एक धर्म ग्रंथ को मान करके उसी में जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से सरकार चलाई जाती है, तो उसको हम लोग धर्मतंत्र बोल सकते हैं, ठीक है। राजतंत्र यानी मोनार्की, राजतंत्र में ये ऐसा होता है कि एक जो प्रधान होते हैं यानी कि जो शासन करने वाले होते हैं शासक, वो तानाशाह होते हैं, या तानाशाह बोलिए या मतलब उसी का राज चलता है, फिर वो नहीं रहेगा तो उसके बच्चे राज करेंगे, इस तरह से ये राजतंत्र होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी देखे यानी लोकतंत्र, तो ये जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। ये परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था। ये परिभाषा अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा दिया था कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ये कहलाता है लोकतंत्र, ठीक है। अब देखेंगे लोग डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, ठीक है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ जिन्हें हम लोग मीडिया बोलते हैं लोग, ठीक है, न्यूज वाले। तो देखिए फर्स्ट में विधायिका जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सेकेंड में कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। थर्ड में है न्यायपालिका यानी जजियरी, ठीक है, न्यायपालिका। उसके बाद मीडिया, चौथा स्तंभ मीडिया बोला जाता है। ये 4 स्तंभ होते हैं लोकतंत्र के। अगर देखा जाए तो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी एक ग्रीक शब्द है। डेमोक्रेसी एक ग्रीक शब्द है जो कि डेमोस और क्रेस्टिया से मिलकर बना हुआ है। डेमोस का अर्थ होता है लोग, डेमोस का अर्थ होता है लोग, और क्रेस्टिया का अर्थ होता है सत्ता यानी कि शासन। डेमोस यानी लोग, क्रेस्टिया यानी सत्ता या शासन, ठीक है। अगर लोकतंत्र के प्रकार देखें, देखिए अगर चारों स्तंभ को समझने के लिए एक फिगर बना दिए हैं, गौर कीजिएगा लोग, इस फिगर में देखिएगा लोग, यानी कि ये मेन हो गया, जैसे कोई रूम हुआ तो उसका हेड हो गया ये लोकतंत्र, और ये 4 पिलर जिसको बोला जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में स्तंभ बोलते हैं लोग, तो सबका अलग अलग दिया गया है, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये मिल करके बना हुआ है क्या, लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र के अगर प्रकार देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष, ठीक है। लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष, ठीक है। देखिए प्रत्यक्ष में ये होता है कि नियम और कानून बनाने के लिए लोग, देखिए लोग डायरेक्ट वोट देते हैं क्या, नियम कानून बनाने के लिए, ठीक है। और यही अप्रत्यक्ष में देखें तो नियम और कानून बनाने के लिए वोट पड़ता है, लेकिन लोगों द्वारा एक चिन्हित व्यक्ति जो चुनाव करके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोग, इन लोगों के माध्यम से वोट दिया जाता है लॉ और कानून बनाने के लिए, लॉ यानी कि कानून बनाने के लिए, ठीक है। इसमें प्रत्यक्ष में क्या होता है, डायरेक्ट वोट दे करके नियम बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ हम लोग चुनते हैं, उसके बाद जो चिन्हित व्यक्ति हैं जो चुनाव करके गए हैं वो अपना वोट दे करके ये कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लोकतंत्र
का जन्मदाता ग्रीस को कहा जाता है। ठीक है, लोकतंत्र का जन्म ग्रीस में हुआ। लोकतंत्र का जन्मदाता ग्रीस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर शासन प्रणाली के प्रकार देखा जाए तो शासन प्रणाली के 3 प्रकार होते हैं, कॉन्फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, कॉन्फेडरल सिस्टम यानी परिसंघात्मक प्रणाली, फेडरल सिस्टम यानी संघात्मक प्रणाली, यूनिटरी सिस्टम यानी एकात्मक प्रणाली। ठीक है, अब देखिए, कॉन्फेडरल सिस्टम यानी परिसंघात्मक प्रणाली अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन है। ठीक है, यानी कि कॉन्फेडरल सिस्टम में ये बता रहा है कि ये किसी देश का राज्य नहीं टूट सकता है, यानी कि उस देश के राज्य नहीं टूट सकते हैं, लेकिन अगर देश टूटकर राज्य बनना चाहे तो वो बन सकता है। ठीक है, और फेडरल सिस्टम यानी संघात्मक प्रणाली में देखें तो राज्य और केंद्र दोनों का विनाश नहीं किया जा सकता है, यानी कि राज्य का भी विनाश नहीं किया जा सकता है और केंद्र का भी विनाश नहीं किया जा सकता है। राज्य भी नहीं टूट सकता है और केंद्र भी नहीं टूट सकता है। ठीक है, और यूनिटरी सिस्टम यानी एकात्मक प्रणाली देखें तो एकात्मक प्रणाली में ये वही लागू रहता है, यानी एकात्मक प्रणाली वही लागू रहती है जिस देश के एरिया आबादी कम हो, जिस देश के एरिया और आबादी कम हो। ठीक है, इसमें राज्य के नाम बदले जा सकते हैं, परिवर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन केंद्र जैसा था वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अब देखेंगे लोग कार्यपालिका और विधायिका का संबंध। ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका का संबंध देखेंगे लोग तो देखिए, इसमें 2 टाइप होते हैं, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली और प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी कि राष्ट्रपति प्रणाली। अगर संसदीय प्रणाली को देखा जाए तो इसमें कार्यपालिका और विधायिका एक ही होती है, इसमें कार्यपालिका और विधायिका एक ही होती है। कार्यपालिका में से ही जो दल जीतता है मंत्रिपरिषद यानी मंत्रियों को बनाता है, जो दल जीतता है वही मंत्रियों को बनाता है और कार्यपालिका के हिस्से होते हैं कौन, वो मंत्री। ठीक है, और अगर यही देखा जाए राष्ट्रपति प्रणाली में तो इसमें विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, यानी कि कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं और ऐसा देखने को यूएसए में मिलता है और ये भारत में भी चलता है संसदीय प्रणाली, ये भारत में लागू है ये प्रणाली। ठीक है, और ये यूएसए में देखने को मिलता है। ठीक है, देखते हैं आगे। अब देखेंगे लोग सरकार के अंग और उसके कार्य, यानी कि सरकार के अंग यानी कि लोकतंत्र का जो स्तंभ देखे लो, ये उनमें से ये 3 हैं जो सरकार का अंग कहलाती हैं और इसका कार्य देखेंगे लोग तो देखिए, सबसे पहले है विधायिका। विधायिका का काम क्या है, विधायिका को व्यवस्थापिका भी बोला जाता है। ठीक है, विधायिका बोलिए या व्यवस्थापिका बोलिए। ठीक है, इसका काम है कानून बनाना। ठीक है, देश में जो कानून बन रहे हैं उसे बनाने का काम विधायिका का है। ठीक है, कार्यपालिका का काम क्या है, जो विधायिका कानून बनाती है उसको ये लागू करती है, कौन, कार्यपालिका। ठीक है, उसके बाद न्यायपालिका देखें तो न्यायपालिका का काम है जो विधायिका कानून बनाई है उसे सही बनाया गया है
कि नहीं बनाया गया है, अगर विधायिका कानून बनाई है और उसे कार्यपालिका सही तरह से नहीं लागू की है या कोई ऐसी बात है, तो इस तरह की सभी देख रेख यानी कि देखने का काम न्यायपालिका की होती है। न्यायपालिका की दोहरी भूमिका होती है, दोनों को देखना। ठीक है, हमारा संविधान लिखित है, ये आप लोग को पता होनी चाहिए कि हमारा संविधान लिखित है और जो संविधान में लिखा गया है उसे समय समय पर व्याख्या करना भी न्यायपालिका का काम है। यानी कि समय समय पर उसमें देख रेख यानी व्याख्या करना, क्या सही है क्या गलत है, इसका भी काम कौन करती है? न्यायपालिका। ठीक है, हमारा देश लोकतंत्र है जिसकी मालिक जनता है। इसमें लोगों का कुछ मूल अधिकार भी होता है जो कि संविधान में लिखा गया है। ठीक है, और वो मूल अधिकार जब क्लास लेंगे तो उस समय बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।